नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल आर के एजुकेशन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 विज्ञान विषय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की, जिसमें हमने पिछले 2 भाग में चर्चा की थी रासायनिक समीकरण लिखना एवं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और उसका महत्व है। पिछले भाग में हमारे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ अंत में टॉपिक थोड़ा सा मिस हो गया था और पूरा नहीं हो पाया, तो हम उसको पूरा करते हैं और आगे की स्टडी या आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पिछले टॉपिक में रह गया था कि हम समीकरण को संतुलित कर रहे थे हिट एंड टाइल विधि से, जिसमें छोटी संख्या के पूर्णांक के गुणन को संतुलित करके समीकरण को संतुलित किया जाता था। अंतिम भाग में जो समीकरण संतुलित करते हैं उसके अंतिम भाग में या अंतिम चरण में हम भौतिक अवस्थाओं का उपयोग कर रहे थे। भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक। अगर किसी अभिक्रिया में हम इन अवस्थाओं का उपयोग करते हैं तो हमें इन उपयोग करते समय हम समीकरण के ऊपर या नीचे की तरफ, समीकरण में जो तीर का निशान है उसके ऊपर या नीचे की तरफ इनका निशान लगाते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो 340 एटमॉस्फेयर दाब का उपयोग किया जाता है, जिससे मेथेनॉल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर दाब का उपयोग किया गया है, वायुमंडलीय दाब 340, उसका हमने एरो के निशान के ऊपर लगाया है। इसी प्रकार सूर्य प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 ही जल के अणु जब अभिक्रिया करते हैं, आप किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब हमें एक तो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और जल प्लस ऊर्जा और ऑक्सीजन, इनका निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, ये क्या है, उत्प्रेरक की तरह और भौतिक अवस्थाओं का उपयोग हो रहा है। तो ये सब क्या है, रासायनिक समीकरण में अंतिम भाग में इनका उपयोग अगर हो रहा है तो हम समीकरण के अंदर एरो के निशान के ऊपर या नीचे की तरफ लिखते हैं। अगर ताप का प्रयोग हो रहा है तो उसको इस ओमेगा या तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। ये तो हो गई समीकरण को संतुलित करने और उनके महत्व के बारे में चर्चा। अब हम बात करते हैं समीकरण के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रिया, उनके प्रकार। तो हमारी बुक के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग प्रकार की बताई गई है, जिसमें रासायनिक संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, इसके अलावा विस्थापन है, द्विविस्थापन है, हाइड्रोजनीकरण में जिसको हम बोलते हैं अपचयन, उपचयन, और इसके अलावा एक रिडॉक्स अभिक्रियाएं। इस तरह से कुछ अभिक्रियाएं दी हुई है जिनके बारे में हम 1 बाय 1 विस्तार से चर्चा करते हैं।
तो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में दायां दो या दो से अधिक, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्रिया करते हैं। तो और इनके परमाणु में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता कि जैसे कोई परमाणु लिया है, अगर वो हाइड्रोजन है तो अभिक्रिया करने के बाद भी वो हाइड्रोजन का ही परमाणु रहेगा। ऐसा नहीं कि वो हाइड्रोजन वाला परमाणु किसी दूसरे परमाणु के अंदर बदल जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो और साथ ही परमाणु की जो संख्या होती है उसमें न तो कमी आती है और न ही वृद्धि होती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो रासायनिक बंध बने हुए होते हैं वो आपस में टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया की हम परिभाषा या फिर इसके बारे में लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या अधिक परमाणु मिलकर क्रिया करते हैं। लेकिन परमाणु में कोई भी प्रकार का या किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और न ही परमाणु में वृद्धि या कमी होती है। परमाणुओं के मध्य पुराने बंध या आबंध टूटते हैं और उत्पाद में नए आबंध बनते हैं। इस तरह से अभिक्रिया होती है। अब अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार में पहला है संयोजन अभिक्रिया। जैसे नाम से ही पता चल रहा है संयोजन का मतलब जुड़ना। तो इससे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ, तत्व या परमाणु मिलकर के एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, अब क्रिया तो अभिकारक करते हैं, अब अभिकारक में क्या आ सकते हैं, तत्व भी हो सकते हैं, पदार्थ भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं। अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए बुझे चूने
बिना बुझे चूने की अभिक्रिया। अगर हम बिना बुझे चूने की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? बिना बुझे चूने की अभिक्रिया जल से करवा देते हैं। तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। जैसे समीकरण CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। अगर इसकी अभिक्रिया जल से करवा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है बुझा हुआ चूना। और इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। इस तरह से ये अभिक्रियाएँ होती है। अगर इस अभिक्रिया में यहाँ हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ जो जल और चूने की अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें बिना बुझा चूना है वो एकल उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर इस चूने के साथ साथ हमें ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। नोट, कुछ बात जो हमें ध्यान रखनी है। जो चूना है, कौन सा? बुझा हुआ चूना। अगर इस बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में उपयोग लिया जाता है, तो दीवारों पे जो सफेदी की जाती है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही उपयोग होता है। लेकिन अगर ये हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिससे इसके अंदर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। दीवार पर क्या आ जाएगी? चमक आ जाती है। अब ये चमक क्यों आती है? कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये संगमरमर का सूत्र है। किसका है? संगमरमर का। संगमरमर क्या होता है? चिकना होता है और चमकीला होता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो बनने की क्रिया है 2-3 दिन में हो जाती है, जिसके कारण दीवार क्या हो जाती है? चमकीली दिखाई देती है। अब इसमें होता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्रिया करेगा किसके साथ? CO2 के साथ, और क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इसके अलावा H2O जल जो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। इस तरह से ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है। अब संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे कोयला है, अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। हाइड्रोजन है,
वो जल से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है। ये सब अभिक्रियाएं किसकी है? संयोजन अभिक्रियाएं, जिसमें दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब उपरोक्त अभिक्रिया में हमने देखा था, चूने वाली अभिक्रिया में, कि बिना बुझे चूने की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाते हैं तो ऊष्मा का उत्पादन होता है, जो क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। धातु अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद तो प्राप्त होता ही होता है, साथ ही ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मेथेन गैस है, अगर इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, साथ ही जल प्राप्त होगा और ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। इसी का एक अन्य उदाहरण कि जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया है, यह भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कैसे है, आप बता सकते हो? देखो, ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया का उदाहरण कैसे है? तो हम श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया में हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। अब ये ऑक्सीजन गैस हमारे भोजन के साथ क्रिया करेगी और क्या बनाएगी? हमारे भोजन को, जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज प्राप्त है और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन क्रिया करती है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखो, श्वसन क्रिया में हम O2 गैस ग्रहण करते हैं और खाद्य रूप में भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट का विघटन ग्लूकोज में होता है तथा कोशिकाओं में ग्लूकोज व ऑक्सीजन क्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर भी ऊष्मा का उत्पादन होता रहा है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी कहलाती है। C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज प्लस O2। ये अभिक्रियाएं कहाँ पर हो रही है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है और
जल की उपस्थिति में हो रही है, तो ये अभिक्रिया होने के बाद से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हमें इन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर तीसरा उदाहरण देखें तो हम देखते हैं कि जो कंपोस्ट खाद होती है, कंपोस्ट खाद, तो कंपोस्ट खाद का जो निर्माण होता है ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। कैसे कि जैसे हम जो गाय भैंस बकरियां होती है, इनके जो अपशिष्ट होता है उनको एक खड्डे में डाल देते हैं और उनको सड़ने के लिए अर्थात कंपोस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो 1-2 दिन बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाती है। इसी प्रकार पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, लकड़ी है, डंठल है, उनको भी एक खड्डे में डाल करके ऊपर से ढक दिया जाता है। तो 1-2 दिन बाद जब हम उनको उस खड्डे को वापस खोदते हैं तो वहाँ पर भी हमें गर्मी का अनुभव होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन पे ज़रूर बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो जाए। थैंक यू।